ए बी सी डी सच है जहाँ पर शर्त थी a माइनस 3b प्लस c इज इक्वल टू सी। इससे एक हिंट मिलता है कि जब जब अगर कोई सब स्पेस डिफाइंड है या कोई ऐसा सेट डिफाइंड है जो इस तरीके की बात कर रहा है और उस पर ये जो शर्त लग रही है, अगर ये शर्त होमोजीनियस है, अगर ये शर्त होमोजीनियस है तो ये एक सबस्पेस बनाएगा और ये जिस सबस्पेस को फॉर्म करेगा वो 100% नल स्पेस होगा। ये कंफर्मेशन कि अगर कोई भी इस तरीके का सबस्पेस डिफाइन किया जा रहा है और उसके ऊपर केवल यही शर्त देखो कि ये शर्त होमोजीनियस है, तो कंफर्म है कि ये जिसकी डिमांड कर रहे हैं वो केवल एक नाम से जाना जाएगा, नल स्पेस के नाम से। और जब जब इसकी डायमेंशन बतानी होगी तो चूंकि ट्रिपलेट के फॉर्म में है या 4 टपल के फॉर्म में है, यानी अगर ये n टपल का फॉर्म दिखता भी है तो तुरंत हम लोग जान जाएंगे कि ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है ये कैसा है, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। और दुनिया के जितने मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सब के सब अपने साथ क्या नाम लाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया का हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन सारे मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। तो इसके लिए अभी केवल यही एक बात निकल करके आई जो दिमाग में अपने रखनी है, चाहे तो कॉर्नर पे कहीं पर नोट कर लो और चाहे अपने दिमाग में बैठा के रखो कि जब भी किसी सब स्पेस को डिफाइन करते वक्त उसके ऊपर होमोजीनियस की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है तो ये सब स्पेस हमेशा नल स्पेस को बनाता है, ये नल स्पेस के नाम से जाना जाएगा। वैसे हिंदी में नॉर्मली लिख लेना, लैंग्वेज बोले लिख देना। यहाँ ये बात क्लियर है, इधर हम लिख दे रहे हैं इनका। यहाँ ये बात क्लियर है कि जब किसी सबस्पेस को डिफाइन करते वक्त उस पर होमोजीनियस रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो वो सिंपल सबस्पेस ना होकर एक नल स्पेस होता है। एक नल स्पेस होता है। अच्छा, इसमें ना होमोजीनियस रेस्ट्रिक्शंस का मतलब समझे रहना। ऐसा नहीं कि कोई बहुत जनरलाइजेशन थ्योरी है कि दुनिया के हर सबस्पेस के ऊपर उठा करके इसको पीट दो ना। ये केवल उनके केस में हम बात कर रहे हैं जब हम बात करेंगे Rn के हिस्से में, और Rn के हिस्से में बात कर रहे हैं और ऊपर से जो कुछ भी डिफाइन हो रहा है उसके होमोजीनियस रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि वो अपने अंदर में उन लोगों को आने दे रहा है जो किसी होमोजीनियस इक्वेशन को या किसी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उनके लिए ही ये बात है कि ये लोग नल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी और किसी के लिए, क्योंकि नल स्पेस ना बस इसी दुनिया में कहा जाएगा। बाकी जो अगली दुनिया होगी ना उसमें ये नल स्पेस नहीं बल्कि ये कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी के नाम से जाना जाएगा। ये अंतर आ जाएगा, ठीक। तो बस केवल ये जो बात लिखी गई है ये इसी चैप्टर यानी डेविड सी लेके ही प्रोस्पेक्टस पे लिखी गई है, और इसको जनरलाइज मत करना। जनरलाइज तो ये होता है कर्नल, ठीक। ये नोट कर लो।
गया? हो गया। मिला के 8 तक हो गया था। 9वां सवाल लिखते हैं। इसमें लिखना फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस find the dimension of the subspace of all vectors in R3 whose first and third entries are equal। अब देखना इस पे ना छोटा सा भी ऑप्शनल भी बना के दिखा देते हैं, अगर इसी को ऑप्शनल में पूछे तब की क्या हालत होगी। Another thought, ये तो थ्योरेटिकली पूछे हैं। सिंबॉलिकली अगर इसको देखा जाए तो सिंबॉलिकली है कि कैपिटल H इज द कलेक्शन ऑफ अ सेट X Y Z such that X is equal to Z। ये पहली और तीसरी एंट्री आपस में इक्वल है तो X is equal to Z, then पहला H must be a subspace। अभी आज की तारीख में तो कह ही रहा है, दिखाइए सबस्पेस है और डायमेंशन निकालिए तो वो काम हो जाएगा। दूसरा, डायमेंशन ऑफ H लेस देन आर इक्वल टू 3। तीसरा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल H इज इक्वल टू 2। नजदीक वाला टिक मारेंगे, एक लेस देन आर इक्वल टू और एक इक्वल टू। चौथा, कैपिटल H सफर a homogeneous restrictions। ये समझते रहना, इस होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शंस का मेरा मतलब यही है कि कैपिटल H के अंदर वो लोग आ रहे हैं जो किसी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक, ये कोई स्टैंडर्ड वर्डिंग नहीं है, इसको बार बार बोल रहे हैं क्योंकि अगर एग्जाम पैटर्न पर ये चीज़ पूछी जाए ना तो वहाँ पर क्लियर करेगा होमोजीनियस रिस्ट्रिक्शन से आपका मतलब क्या है। हम यहीं पर साफ सुथरा ऐसे बोल दे रहे हैं। अब ये सामने लगा हुआ है, टिक मारना तो लोगों के जिम्मे। पहले तो चेक कर लो सब स्पेस है कि नहीं, वो होगा ही होगा। कहीं रहे डायमेंशन निकालने को तो मस्ट बी अ सब स्पेस, ये टिक कर रहा। डायमेंशन दे दी जाए, कितनी दे दी? अच्छा, इसे उस फार्मूले से सोच करके बताओ, ये लोग आ किससे रहे हैं? R3 से। तो मेन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन 3 और माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिस्ट्रिक्शंस 1, 3 - 1, इसका मतलब डायमेंशन कितनी? 2। और लॉजिकली उससे मतलब निकाल के कैलकुलेशन से देखें तब, कैलकुलेशन से देखा जाए तो जेड डिपेंडेंट हो जाएगा, एक डिपेंडेंट हो जाएगा एक पे। फ्री किसको कहोगे? फ्री जेड को ले लो या एक्स को ले लो। जेड को या एक्स को? हमें तो वाई भी फ्री नजर आ रहा है, सही है गलत है वो नहीं जान रहे।
अपने को नजर आ रहा है y भी फ्री हो सकता है। सोच के जवाब दो, क्या y को फ्री कहना सही है? x जेड में से एक ले ले और y को Yes. क्या y को फ्री कहना यहाँ पर सही है? वाई को जो वाई के बारे में कोई पांचों ऑप्शन ऐसे भिड़ा दे रहे हैं ना, पांचों ऑप्शंस y में भी free variable. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सुनी आदमी नॉट कर हो जाएगा y में भी फ्री वेरिएबल हो सकता है कि y फ्री वेरिएबल हम में भी लगाए हैं, हाँ मैं अगला मस्ट भी लगा सकते हैं। मस्ट तो नहीं कहा जा सकता डायरेक्टली ना सर उसके लिए में भी नहीं हो सकता सर। में भी नहीं होगा, में मे बी y फिक्स पाइवटेड। हाँ जी सर। फिक्स फर्स्ट टाइम क्रेडिट हो जाएगा चलो सॉल्व करके देखते हैं। ये हटा दे इधर का, कैपिटल H is the collection of x, y, z such that x is equal to z। ठीक, अब बोलो सॉल्व कैसे किया जाए? कल वाले की तरह है इसीलिए पूछ रहे हैं, सॉल्व कैसे किया जाए? क्या लिखें कॉलम में मतलब कुछ ऐसा, दिस इज द कलेक्शन ऑफ x, y, z such that x is equal to z। x की वैल्यू पुट कर दें। अच्छा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल H इज द कलेक्शन और ऑफ z y y z सच दैट। अब तो सच दैट खत्म, जहाँ पर केवल इतना लिखे हैं कि y, z बिलोंग टू द रियल फील्ड R। अभी क्या लिखें? कैपिटल H कैन बी रिटन एज z कॉमन ले लें। z कॉमन किया 1 0 1 प्लस y कॉमन किया 0 1 0 सच दैट y कॉमा z बिलोंग टू द R। लिख दें आगे, सच दैट y कॉमा z बिलोंग टू द रियल फील्ड R। अभी तो z भी फ्री y भी फ्री, z y दोनों फ्री हो गए। तुम लोग अभी बिल्कुल y फ्री नहीं हो सकता, y फ्री हो गया, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, स्वतंत्र हो ना लेने के लिए, जो मर्जी ले लो y, 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन जब मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे इसको हाँ। तो y कहाँ पे होगा? चेंज करो मैट्रिक्स के फॉर्म, करो कॉपी पे करो, कॉपी पे करो। 1 0 1 हाँ। 0 1 0 हाँ उसके बाद प्राइवेट हाँ, तुम ये सोचो जो मैट्रिक्स बनी हुई है ना, जो मैट्रिक्स बनाए हुए हो, क्या ये मैट्रिक्स सही सलामत कंडीशन पे जा रही है? ये जो z 0 सेकंड स्टेप लिखा है उसके बाद मैट्रिक्स बनाओ। किसके बाद? इसके बाद? सेकंड हाँ इसके बाद ये बना हुआ है हाँ जो सामने नजर आ रहा है, सही है। y फ्री है, y फ्री डिक्लेयर करो। हम कुछ नहीं बोल रहे, हम तो सीधे से बोल रहे हैं y को फ्री रखा जाए ना रखा जाए आज की तारीख में। अच्छा, किसको किसको फ्री रख रहे हो? सिर्फ z को? x फ्री रहेगा सर केवल x, y और z फ्री नहीं रहेंगे? या दूसरी कंडीशन में हो सकता है जब यहाँ पे z की वैल्यू x रख दे तो। अच्छा रुको, ये बताओ, हम इसको अगर पलट करके लिख दें कुछ, तो ये ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ x, y, z such that x minus z is equal to 0, ऐसा लिख दें। अच्छा, x minus z is equal to 0 हो गया। अब ये बताओ, ये अभी एक तो नोट लिखा है ना हिंदी में, क्या लिखा है हिंदी में? ये होमोजेनियस रिस्ट्रिक्शंस ले रहा है, ये सब स्पेस तो होगा, कौन सा होगा? नल स्पेस। नल स्पेस की डायमेंशन किसकी संख्या होती है? नल स्पेस की डायमेंशन किसकी संख्या होती है? फ्री वेरिएबल की संख्या, जितने फ्री वेरिएबल होंगे। अच्छा, इसकी डायमेंशन तुम लोग बोल रहे हो 2 आएगी, 2 आएगी, तो इसका मतलब 2 फ्री वेरिएबल होंगे।
केवल x को फ्री कहोगे, अगर केवल x को, तो एक ही तो फ्री वेरिएबल पा रहे हो और साफ सुथरा दिख रहा है इसकी डायमेंशन 2 होगी, तो 2 फ्री वेरिएबल कौन कौन होंगे ये सोचो। हम ये बोल दिए 2 फ्री वेरिएबल होंगे, अपने को दिख रहा है, ये सॉल्विंग सही है, बिल्कुल सही है। z फ्री है, y फ्री है, कंफर्म है फ्री है। एक बोलो जो हरदम फ्री रहेगा, हरदम फ्री रहेगा, हाँ y हरदम फ्री रहेगा। ये रेस्ट्रिक्शंस देखो क्या कह रहे हैं, x और z बराबर होना चाहिए, x और z बराबर होना चाहिए। सोचो हम इधर लिख दे रहे हैं x इज इक्वल टू z, ठीक। अब मेरी चॉइस, हम z बराबर 2 ले लेंगे तो x बराबर कितना आएगा 2। फ्री किसको कर रहे हैं हम किसको कर रहे हैं अभी z को, हम z बराबर 8 ले लें, x कितना आएगा 8। कौन डिपेंड कर रहा है, x डिपेंड कर रहा है। अब z कौन हो गया फ्री। अच्छा मेरा मूड बदल गया, ठीक है, अपने चॉकलेट बिस्किट अब खाने के मूड पे हैं, x इज इक्वल टू 3 लेंगे, अभी बोलो डिपेंडेंट हो गया कि नहीं। इसका मतलब इन दोनों में से अपनी मर्जी चाहे जिसको फ्री मान सकते हैं, मेरी मर्जी ना, x को माने तो x को, z को माने तो z को। मतलब इन दोनों में डाउटफुल का किस्सा है, दोनों में से किसी को भी मे बी पर पीट सकते हैं। ये भी फ्री हो सकता है, ये भी, मेरी चॉइस है, ठीक। लेकिन क्या y कहीं बदलने को तैयार है? y तो पूरे इक्वेशन में कहीं आया ही नहीं, y तो खुद ही कह रहा। इनके लिखते वक्त ही कहा गया कि आप जो सेट बना रहे हो वो सेट आप ऐसा बना रहे हो जिसमें पहला और थर्ड ये 2 एंट्री आपस में बराबर है। सेकंड एंट्री पर कोई शर्त है, जिस पर कोई शर्त नहीं वो कौन, जिस पर कोई शर्त नहीं वो निश्चित तौर पर कौन, फ्री। तो इसका मतलब y मस्ट बी फ्री होगा ही होगा, y को तो कोई रोकने को तैयार ही नहीं, y मस्ट बी फ्री होगा। x और z मे बी पर चलेंगे, मतलब जिस दिन इस ऑप्शन को ना अपने मे बी को हटा करके मस्ट बी खेल दें, y मस्ट बी फ्री वेरिएबल 200% श्योर है कि y फ्री होगा ही होगा, ठीक। h सफर होमोजेनियस रिएक्शन 100% सही है, डायमेंशन ऑफ h इज इक्वल टू 2 100% सही, डायमेंशन ऑफ h लेस देन आर इक्वल टू 3, इसलिए काट दिए ना, नजदीक में पहुंच गए। जब इक्वल टू 2 कर दिया, अभी ये ना होता तो इसको सही मान देते, तब दिक्कत नहीं थी, अभी नजदीक का है। h मस्ट बी अ सबस्पेस, ठीक, पहला सही, तीसरा सही, चौथा सही, पांचवा सही, एक गलत हो गया, लिख डालो फटाफट। अब वो डिस्क्रिप्टिव में जो था बिल्कुल यही सॉल्विंग है, डिस्क्रिप्टिव यही वाली छाप देना। कहीं कंफ्यूजन हो बोलना। ऑप्शन बढ़ाना चाहे ना, बेसिस के लिए ऑप्शन बढ़ा सकते हैं, बेसिस के लिए। अच्छा इतना लिखो ना, अभी उधर ही बढ़ा देते हैं इसी में आगे। डेविड सिले के वैसे एक खासियत है, डेविड सिले के जितने सवाल हैं वो सबसे छोटे वाले छोड़ दो, मतलब इनिशियल के हर एक्सरसाइज में इनिशियल के 7 सवाल छोड़ दो, बाकी जितने हैं सब ऑब्जेक्टिव पीट सकते हैं, जितना मर्जी उतना ऑब्जेक्टिव बना लो, पुराने वाले चैप्टर से उठाओ उसका भी बना लो। अभी एक दिन ये काम करना है ना, सब हो जाए तो फिर डेविड सिले की पूरी किताब को ऑब्जेक्टिव करो, जितने सवाल है फुल ऑब्जेक्टिव करो एक तरफ से। सबसे कठिन बना था उसमें कौन सा पढ़ाई होती थी इसके पहले, अरे जो एकदम नया था तुम लोगों के लिए, डिकम्पोजिशन, कोऑर्डिनेट तो हम लोग पढ़े, डिकम्पोजिशन जहाँ पर हुआ था, अरे कौन सा फैक्टराइजेशन नाम नहीं याद, हाँ एलयू फैक्टराइजेशन। इस वाले पीछे जो सबसे लास्ट में 2 न्यूमेरिकल आए थे, उस 2 न्यूमेरिकल की अगर थ्योरी ना पढ़े हो ना, ऑप्शनल बना तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते उसको, वो ऐसी कंडीशन थी। एलयू फैक्टराइजेशन मेरा टाइमिंग इतना बेकार है, पिछली बार चला तब भी घर की कोई प्रॉब्लम तुम चलेगा, कोई गाय रहते हो और इस बार भी चला, इस बार भी। अरे उधर का हटा दे, हाँ
फंक्शनल बढ़ाना चाहो बेसिस के लिए बढ़ा सकते हैं ना। बढ़ा देंगे। ये छठा वो भी वन बाई वन जीरो वन बाई टू इधर कर देते हैं जीरो और इस हिस्से में अंडर रूट टू जीरो is a basis for capital H। हाँ इसी के बाद पांचवें के बाद ये छठवां सही होगा, सही होगा। ये दिख गया बस, ये दिख गया तो ये सही है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने को बस इनसे मतलब है। अच्छा अपने को ना ये भी नहीं मतलब, अभी देखना अभी एक हिंट इसमें क्या है, इसमें सबसे तगड़ा हिंट है कौन इसके लिए बेसिस बन सकता है। इसके लिए हर वो दो लोग बेसिस बन सकते हैं जिन दो लोगों की पहली और तीसरी एंट्री बराबर हो, बीच में कुछ भरा जाए अपने से कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कहें इसके लिए हमको बेसिस अगर कहना है तो हम इसको 9 0 9 इसको और 0 18 0 इनको बेसिस, ये भी बेसिस बोल सकते हैं क्योंकि दोनों में बराबर ये उस प्रॉपर्टी को पूरा कर रहे हैं जिसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि पहली और तीसरी एंट्री आपस में बराबर हो रही है, पूरा कर रहे हैं, तो ये भी बेसिस का काम करेगा। अच्छा एक चीज दिमाग में सोच करके बताओ, एक सवाल है तुम लोगों के लिए, ऐसा अभी शर्त तो अभी भी पूरी कर रहे हैं, पहली तीसरी बराबर है, बीच में कुछ भी रहे अपने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो करने लगेंगे क्या? ये सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेंगे हाँ तो हाँ रुको देखते हैं। चलो लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, ऊपर 9 बैठाए हैं, छोटी संख्या बैठा दें, 1 बैठा देते हैं और इधर 7 ही रहने देते हैं, इधर 1 कर देते हैं, ठीक, और प्लस इधर वाले में पहले पर चलो 3 बैठा दिए, पहला तीसरा बराबर करना है तो इधर भी 3 ही बैठाएंगे, इधर चलो 9 बैठा देते हैं। अभी जोड़ो, क्या अभी भी ये लोग एच के मेंबर हैं कि नहीं? 4 10 4 हाँ तो है, अभी भी एच के मेंबर हैं कि नहीं? 3 1 4 इधर से हाँ तो है 3 1 4 और इधर 9 1 10 6 16 इधर भी 3 1 4 अभी भी एच का ही मेंबर आ रहा है। हाँ इसके नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब बीच में अगर कुछ आ भी गया, यहाँ कुछ आ भी गया, जीरो नहीं आया, कुछ आ गया, तब पर भी बेसिस का हिस्सा आएगा। सोच के जवाब देना। सवाल समझ पाए क्या कहें? पर्टिकुलर उस सब स्पेस के लिए बेसिस नहीं बनेगा। किस सब स्पेस के लिए? जो हमको दिया गया है, हमें जो दिया गया है उसकी एक ही शर्त है बस, हम उन्हीं मेंबर को अपने अंदर में जगह देंगे जिनकी पहली और तीसरी एंट्री बराबर है। बीच से अपना मतलब स्पैन करेंगे, हाँ। इससे स्पैन करेंगे तो इसके जो वाई वाला टर्म है हाँ। उसमें जीरो होना चाहिए। हाँ तो पूरे स्पेस में जीरो आएगा, लेकिन जब इससे लेकर कुछ स्पैनिंग में कुछ जो भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे, स्पैनिंग में कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एक्स्ट्रा आएंगे, हाँ, जो कि इस पूरी बेसिस में सर्विसेज का हिस्सा नहीं होगा। यही चीज तो इसमें से खोज खास करके निकालनी है किसी तरीके से। अपने ये कहे कि इन्होंने ये सीधे सीधे कह दिया कि एच में आपको उन लोगों को रखना है जिन लोगों के लिए एक्स वाई एक्स ऐसी शब्द आएंगी, इनका कलेक्शन है। तो अब कह रहे ठीक है, इसका मतलब एच में हम इनको, अच्छा ये भी है एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू द आर होगा आपका, ठीक। अब कह रहे हैं हम इसका एक मेंबर उठा रहे हैं 2√2 एच का मेंबर है, होगा ही होगा। अगला मेंबर हम इसका उठा लेते हैं 8 5 8, ये उठा लिया और ये बंद दिया, इनको बंद कर दिया। क्या ये लोग एच के लिए बेसिस का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच के जवाब देना। स्टैंडर्ड बेसिस तो हम तुमको दिखा दिए निकाल के, स्टैंडर्ड तो ये सीधा सीधा था, कौन सा था 1 0 1 पहला आया था, अगला कौन आया था 0 1 0, दैट्स द स्टैंडर्ड बेसिस। ये अपने हाथ में ना, तो एच के किसी भी मेंबर को फटाफट इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं, फटाफट ना, रेडीमेड पका पकाया 2 मिनट नूडल पैक। इनका हाल देखो, हम ये ले रहे हैं, है तो एच का मेंबर, वायलेट तो कर नहीं रहा कंडीशन से, पहली तीसरी एंट्री इधर बराबर, पहली तीसरी इधर बराबर। अब हम ये कह रहे हैं ये कैपिटल एच के लिए बेसिस, हम कह रहे हैं ये बेसिस है, बोल्डली हम बोल रहे हैं बोल्डली है ये बेसिस।
डिस्कार्ड करो कि नहीं है, और या तो एक्सेप्ट करो कि है। ये मैथमेटिक्स है। सत्य कहता हूँ हे सखी, सुकुमार मत जानो मुझे, सब स्पेस से युद्ध में उपस्थित सदा मानो मुझे। हाँ सर ट्रू। ट्रू, कैसे ट्रू कह दिए वो बोल दो। सर जैसे एक्स वाई आप रियल नंबर से ले रहे हैं, हाँ तो एक्स जेड के इक्वल है, हाँ, तो एक्स और वाई जैसे एक्स लेंगे पहला तीसरा बराबर। हाँ हाँ, वाई कुछ भी चूज कर सकते हैं, पूरे कुछ भी रियल ले सकते हैं। हाँ। हाँ, बाउंड सर पूरी है। बेसिस कैसे कह दोगे कि बेसिस है, वो कैसे कह दोगे? क्योंकि ये पूरे मतलब कि उस सब स्पेस को हर एक एलिमेंट को जनरेट कर देगा उसमें। तो कैसे जनरेट करेगा, भाई सुनना चाहते हैं, कैसे करेगा जनरेट? हम बहुत एकदम हल्की लाइन पे खड़े हैं ना, एकदम नजदीक वाले पे, और तुमको उसी एक चीज का जवाब दे देना है बस हमको। लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनाएंगे सर। नहीं, हम हिंट दे रहे हैं, एक थ्योरम है, एक थ्योरम है, अभी भी पकड़ लो। अच्छा, एक्सटेंड करने वाला बेसिस को एक्सटेंड कर देते हैं हाँ, जरूरत हाँ, के हिसाब बोलो, से। थ्योरम नंबर 11 Spanning उसका वो स्टेटमेंट बोलो। सर कोई वेक्टर स्पेस है, हम्म, उसके लिए कोई स्पैनिंग सेट है ना। हम्म, जैसे कुछ उस वेक्टर स्पेस को स्पैन करने के लिए हाँ, इस जो स्पैन है उसमें कुछ मेंबर इंक्लूड करना पड़े, हाँ। ताकि जो उसकी लिनियरिटी को इफेक्ट ना पड़े, है ना। उसमें अपन लोग ऐड कर सकते हैं। नहीं, थोड़ा गड़बड़वा रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़वा रहे हो। नकल छापो 11, थ्योरम नंबर 11 छापो नकल। हाँ, कुछ गड़बड़ है तभी 11 छापो, अभी तुरंत आसान लगेगा। अब हम एक लाइन में बोले H be a subspace of finite dimensional vector space V, हाँ। and any Li set in X हाँ। can be expanded हाँ, if बस necessary बस to रुको basis, रुको रुको रुको, इसी पे देखना। if necessary। कैपिटल एच की डायमेंशन कितनी? 2। कैपिटल एच की डायमेंशन 2, तो इसका मतलब कैपिटल एच को पूरा पूरा बनाने के लिए अपने को बस 2 एलआई मेंबर चाहिए। स्पेलिंग नहीं चेक करना अपने को, LI चाहिए। एलआई मेंबर चाहिए, वो भी इसी का चाहिए। ये बताओ ये दोनों उठा हुआ मेंबर इसी का है कि नहीं? अच्छा, क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं? नहीं। हो ही नहीं सकते। ये भैया √2 बैठे हैं, ये 5 बैठे हैं, ऑलरेडी बवाल है। तो इसका मतलब सेट कैसा है? LI। एलआई। अब काय वेक्टर का एलआई सेट है, तो स्पैन तो करेगा 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 ना, झक मार के करेगा। अब अपने को कोई टेंशन नहीं है, स्पैन करेगा ये। इसका मतलब जब स्पैन करेगा एलआई है, तो ये कौन है? बेसिस। Basis। लेकिन अपनी दुनिया में ये नॉन स्टैंडर्ड बेसिस, नॉन स्टैंडर्ड बेसिस। क्योंकि इस पे आप दिमाग लगाना है। अब अगर हम कहें कि लो भैया हम x का एक मेंबर ले रहे हैं 8, 1/2 8 ले लिया, इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रखो। अब सोचना पड़ेगा क्या कोफिशिएंट लेना है। आप समझ में आई बातें? इसी थ्योरम को हमको रिकॉल करवाना था हमेशा। और किसी वेक्टर स्पेस के लिए हाँ। उसकी जो बेसिस होती है हाँ। यूनिक होगी। बेसिस यूनिक नहीं होती, डायमेंशन यूनिक होती है। डायमेंशन बेसिस तो झमाझम कई हो सकती हैं। फाइनाइट होगा तो बेसिस की संख्या फाइनाइट होगी। जैसे अपनी फील्ड फाइनाइट हो जाए, बेसिस की संख्या फाइनाइट होगी, उसका तो फार्मूला होता ही है, अपने लोग दिल्ली वाले जान ही रहे हैं ना। और अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो अब बेसिस की संख्या भी कितनी? इनफाइनाइट। लेकिन एलिमेंट की संख्या उसमें यूनिक, वो यूनिक, वो नहीं बदलने वाली है कहीं से। ये क्लियर हुआ? इनफाइनाइट में एलिमेंट भी चेंज होते रहते हैं किसमें? बेसिस के। हाँ, वो x एक्सेस का देखो ना, x एक्सेस का पहला बेसिस 1,0, 1,0, दूसरा बेसिस 2,0, 2,0, तीसरा बेसिस x,0 इन जनरल, जहां x डज नॉट इक्वल टू 0। आगे वाले पे कौन सा? नहीं, पुराना तो 1.5 महीने की दिक्कत कष्ट है। वो 1.5 महीने गैप ना आई होती ना, तो ये रिदम में रहता है। भूलेगी सबसे ज्यादा ना जेसीबी, निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा वही भूलेगी। इसीलिए तो उस तक बात पहुंच जाएगी, बात पहुंचेगी। पता नहीं देखती मुझे 9 लोग हो गए हैं तो उसमें शामिल होगी, 9 हो गए हैं ना, तो उस 9 में शामिल होंगे। नहीं, वो शादी का भी खूब अटेंड की हुई ना, भले कोरोना चल रहा है, उससे क्या होता है। अच्छा, फार्मूले से लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है ना। फार्मूले से मेन वेक्टर स्पेस जहां से आए हैं ये लोग, उसकी डायमेंशन 3 और नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस -1, 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2, वो याद रहेगा। अगला लिखना 10वां, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस
find the dimension of the subspace इसका इतना एरिया ना रेड जोन आ रहा है, इतने पे हल्का फुल्का चल रहा है, सही सलामत नहीं है। थोड़ा घिस जाएगा, रिकॉर्डिंग अच्छी आ रही है इसमें। रिकॉर्डिंग बहुत क्लीन है। वाइट बोर्ड को थोड़ी देर के लिए टाका बाय बाय है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस कैपिटल H of R2 spanned by टू माइनस 5 comma minus 4 10 comma minus 3 6 ये फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस कैपिटल H ऑफ R2। R2 का एक सबस्पेस है कैपिटल H जो इन दिए गए 3 वेक्टर से स्पैन होता है। आप ये बताइए कि कैपिटल H का डायमेंशन कितना होगा? 2। सेकंड वाला कौन सा? सेकंड वाला किसका किसका? फर्स्ट का -2 से मल्टीप्लाई करूं, -2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और इधर से, ठीक है। सॉल्यूशन में लिख देना सीधे सीधे। कैपिटल H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, इसका किसका स्पैन है? 2 -5 कॉमा -4 10 कॉमा -3 6। अच्छा ये बताओ किस थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं? अभी जो लाइन लिखेंगे इसके लिए किस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे? स्पैन ऑफ 2 -5 कॉमा -3 6। ये बात जो लिखे हम सीधे डिलीट मारे, किससे लिखे? दोनों नंबर 10 रेडियस कर रहा है। नाम 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 स्पैन हंस के याद करो, हम बोल रहे हैं थ्योरम नंबर 10 शायद नहीं। स्टेटमेंट यार नाम नाम याद करो। अरे स्टेटमेंट नंबर तो बहुत कठिन है, नाम जल्दी याद होगा। हां सर नाम याद करो, नाम जल्दी याद करो। कॉम स्पैनिंग से हाँ बस स्पैनिंग सेट 10वीं है ना। स्पैनिंग सेट थ्योरम 10वां ही है इसका नंबर, हम खुद ही भूले इसका नंबर। नहीं सर ये बहुत नहीं, 9वीं होगी, ये पहला ही ये 9वीं होगी स्पैनिंग सेट थ्योरम, मेरे ख्याल से नंबर है। खैर अगर नंबर भूला हो तो इसे याद रखो, स्पैनिंग सेट थ्योरम। ऐसे नंबर कौन याद नहीं रखता है। स्पैनिंग सेट थ्योरम का स्टेटमेंट वही था कि अगर किसी दिए गए सेट से कोई 11वां है, अगर किसी दिए गए सेट से कोई भी सबस्पेस स्पैन होता है और उस दिए गए सेट में कोई एक वेक्टर बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आता है तो उसे डिलीट कर देने से भी स्पैनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहले पढ़ाया गया है। स्पैनिंग सेट थ्योरम पहले आ चुकी है, काफी पहले है, जब से स्टार्ट 4.5 के पहले। काउंटर पार्ट इसका हम लोग पढ़े। हाँ वो काउंटर 11 नहीं, नेचुरल काउंटर पार्ट। नेचुरल काउंटर नेचुरल काउंटर पार्ट बता दे रहे हैं कहाँ पे है। तो स्पैनिंग सेट थ्योरम 4.3 के आसपास है। वो 255 के आसपास मिलेगा। पेज संख्या 255, थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम नंबर 5 बहुत पीछे है। स्पैनिंग सेट थ्योरम में यही था कि अगर कोई सेट कैपिटल S किसी सबस्पेस कैपिटल H को स्पैन करता है और इसमें कोई एक वेक्टर UK ऐसा आता है जो बाकी बचे हुए वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है या किसी का मल्टीपल है, तो UK को डिलीट मार देने के बाद भी कैपिटल S H को पूरा पूरा स्पैन करेगा। तो साफ है ये वाला इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है मल्टीपल होकर के, इसे डिलीट करने के बाद भी जो बचा वो अपना कैसा होगा, स्पैन करेगा नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं? नहीं नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट
डायमेंशन ऑफ कैपिटल H इज इक्वल टू 2। और इसका मतलब एक और बात हम लिख सकते हैं, यहाँ से वो बात बोल दो, एक और बात लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू 2 बोल दिए। नल स्पेस की डायमेंशन बता दें। नल स्पेस की डायमेंशन कितनी? नल स्पेस की डायमेंशन 1। सोच नहीं डायमेंशन तो है जिसके पास दो नल स्पेस की डायमेंशन नल स्पेस की डायमेंशन 1। सोच लो, हम तो रुके हुए हैं। R2 सही आ रहा है, सब सही, 0 होगा। कितनी? नल स्पेस का 0। हाँ, अरे R2 का ही तो 2 टुकड़ा कटेगा, तो जिस दिन नल स्पेस होगा उस नल स्पेस में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन आएगा और ये होगा बेसिस 5, डायमेंशन 0। अगली बात बोलो, अभी हम जो सुनना चाहते हैं वो बोलो, अब हम सुनना क्या चाहते हैं वो सोचो। डायमेंशन ऑफ H इज इक्वल टू 2 इतना हुआ। अब इसके बाद एक और बात बोलना चाहते हैं, ये जो स्पेनिंग है बेसिस पर क्या रहा है? H के लिए बेसिस तो है ही, ये बेसिस है, इतना से बस। डायमेंशन 2 है तो एक प्लेन बनेगा। अरे 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 सीधे सीधे बोलो ना। यस H इज नथिंग, इट इज R2 R2 itself। itself। ये खुद हो, बस यही एक चीज तो सबसे मेन है इसका ना। आपने धोखे से जिसको H कहा वो आपने H नहीं कहा बल्कि आपने R2 को ही कहा है, किसी और को नहीं। एक्चुअली सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन के आंसर बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि दिमाग में तो मेरे चल रहा है ना हम सुनना क्या चाहते हैं। वही चल सामने तो वाला सामने वाला क्या चाहता है, है। सामने वाला बेचारा बस यही सोचेगा। डायरेक्शन क्या है? हाँ, कभी कभी होता है सारा का सारा एक्चुअली जब वो टीचर सामने खड़ा होकर के ना अपने क्वेश्चन पूछता है कि मुझको जो जवाब चाहिए वो बताओ, तो इसका मतलब वो टीचर नहीं नल वेक्टर बन चुका है। जैसी डायरेक्शन देखेगा उधर घूम जाएगा, उसी डायरेक्शन में। ये नहीं सुनना चाहते थे। वही कभी कभी तो पूरा बता डालो, लास्ट में तो लगता है कि सुनते नहीं अब और क्या रह गया? नहीं तब मन करता है, अब और क्या रह गया? खुद ही बोल दो, रह क्या गया? अब यही तो था, नाइन्थ में सोचो हम कितने सीधे साधे काम पे किए। आंधी में टीन शेड क्यों उड़ जाते हैं? अपने सीधे जवाब में नट बोल्ट नहीं लगे होते, दे डंडा ठोक डाल। अब वो सुनना जो चाहते थे वो नहीं बोल पाए ना, तो क्या किया जा सकता है उस पर? बोलती नहीं थी। उड़ जाते हैं। हम तो जवाब सही दिए, हम प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे बात किए बहुत थ्योरेटिकल तरह। इन एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस 11 and 12, एक्सरसाइज 11 और 12 में फाइंड द डायमेंशन ऑफ subspace spanned by the given vector. Spanned by the given vectors. कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आप उस सब स्पेस की डायमेंशन बताइए जो सब स्पेस नीचे दिए गए वेक्टर से स्पैन होता है। अब ये वेक्टर्स दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे वेक्टर्स है अपने पास 1 0 2 पहला, दूसरा अपने पास है 3 1 1, अगला अपने पास है 9 4 -2, इसके बाद है -7 -3 और 1, ये 11। डायमेंशन बतानी है, सब स्पेस को थोड़ी देर के लिए h मान लें, सीधे सीधे सॉल्यूशन में लिख देना।
कैपिटल H इज इक्वल टू स्पैन ऑफ, अच्छा ये बताओ, इस पहले वेक्टर को v1, दूसरे को v2, तीसरे को v3 और चौथे को v4 कहते हैं। H इज द स्पैन ऑफ वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3 और वेक्टर v4। बढ़ाया जाए हमको नहीं दिक्कत है, तुम लोगों की है अपने तो गणपत साहब वाले हाँ पता है, वैसे तुम लोग भी हो, ऐसा नहीं, गणपत साहब जो पढ़ लिया वो गर्मी झेलना जान गया। सीट नंबर नहीं होती थी, बस अपने नंबर होते थे जहाँ बैठ जाए। पढ़ाने वाले हमको याद है हम लोग पहले से आगे रख के जाते थे। नॉर्मली कम लोग पसीने से भीगते थे, 2 या 3 टीचर थे जो पसीने से तरबतर होकर के निकलते थे। नॉर्मली मेरे ख्याल से जब हम लोग पढ़ते थे तो राजन सिंह थे, अजय विक्रम सिंह थे, जयंत सर थे, 3 टीचर थे जो पसीने से तरबतर होकर निकलते थे। बाद में जब शुरुआत किए हम तो ये लोग जा चुके थे, तो मैथ फैकल्टी में तो 2 ही थे, हम जयंत सर, प्रदीप सर थे। ठीक क्या कर उनको बड़ी गर्मी लगती थी। नहीं हम मेहनत करते थे, बस यही है कि दूसरे डे में रहते ये उठाओ इसको देखो ना, कौन सा इसमें एल आई कौन सा है, अभी तो साफ हो, ये एल डी है, हम बोल रहे हैं ये एल डी है, तुम लोग बोलो कैसे क्या ये एल डी है। और सर 3 नंबर रखा हुआ थी, टेम्पलेट है और 4 नंबर रखा हुआ है। थ्योरम बोल दो, थ्योरम का स्टेटमेंट बोल दो, नंबर नहीं बस स्टेटमेंट बोल दो। सारी दिन में याद है आठवीं का मेंबर मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है लोगों की इसको ड्राइव करना। हाँ, हम कुछ और पूछ रहे हैं, नंबर हम कह रहे हैं सेल्फ जनरेटेड क्वेश्चन है। इफ नंबर ऑफ इंक्रीज is less than number of vectors, it's less than number of vectors implies that given set is याद है नहीं, नंबर कुछ 10वां नहीं, ये बहुत पहले आ गया था, ये बहुत पहले आ गया था, ये तो मेरे ख्याल से तीसरी उसी थ्योरम पे आ गया था, या मेरे ख्याल से पहले ही चैप्टर के में आ गया था ये। ये अगर नंबर ऑफ इंक्रीज लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर हैं तो निश्चित तौर पर दिया गया सेट एलडी ही हो सकता है और कुछ नहीं, तो ये तो एलडी है। तो एच के डायमेंशन बोलनी है, डायमेंशन के लिए पहले एलआई चाहिए, तो इनमें पता करते हैं इन 4 लोगों में कौन डिपेंडेंसी ला रहा है। ठीक, मतलब सडन पता करो किसकी वजह से आ रहा है, कौन सा थर्ड वाला किसका मल्टीपल जाएगा। चलो चेक करते हैं। नाउ मैट्रिक्स पहला है 1 0 2, दूसरा कॉलम होगा 3 1 1, अगला कॉलम होगा 9 4 -2, अगला कॉलम -7 फिर -3 और 1। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऑपरेशन अप्लाई किया जाए, R3 goes to R3 -2 times of the R1, तो ये होगा 1 3 9 -7 बरकरार, ये भी 0 1 4 -3 ये भी बरकरार, 2 1 के 2, 2 में से 2 गए 0, 2 3 6 1 में से 6 गए -5, 2 9 18 -2 -18 18 2 20 -20, 2 7 14 नीचे आएगा -+15। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाले में ऐड कर दें, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू R3 गोज टू R3 में ऐड किया R2 का 5 गुना, R3 में R2 का 5 गुना ऐड करो, ये मिलेगा अपने को 1 3 9 -7 0 1 4 -3 0, 5 के 5 ऐड किया 0, 5 और 20 ऐड किया 0, 5 3 15 ऐड किया 0, मतलब 5 3 15 -15 नीचे ऐड किया +15 0। 500 चेक कर लो, ये सही है, मेरी कैलकुलेशन का मतलब सही है, हम ब्रह्मवाक्य किया इसमें पाइवट, ठीक, इसका मतलब 2 कॉलम केवल पाइवट आ रहे हैं,
दो कॉलम पाइवट आए तो अपने को सिर्फ दो वेक्टर से मतलब है, दो इंडिपेंडेंट वेक्टर उठा लो, सेट अपना बेसिस दे चुका है, मतलब सब स्पेस का बेसिस मिल चुका है। अच्छा अब नॉर्मली देखो ना, तो फर्स्ट कॉलम पाइवट आया है, सेकंड कॉलम पाइवट आया है, तो इसका मतलब v1 v2 को उठा लो, कैपिटल H का बेसिस मिल चुका है, डायमेंशन 2 होगी। लिखने को अगर हमको बेसिस ना बताना, हम यही सीधे लिख देंगे डायमेंशन ऑफ कैपिटल H इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट कॉलम। नंबर ऑफ पाइवट कॉलम दैट इज इक्वल टू 2। बेसिस मांग ले तो 10 बेसिस इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ, अच्छा सुनो हम लिख रहे हैं 1 0 2 3 1 1। हम ये लिख रहे हैं। अभी बोलो क्या हम सही लिखे हैं गलत? सही हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं, उससे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। फिर तो ये रिमूव करना पड़ेगा एकदम। ये बस इधर इधर इसको डिलीट करेंगे Delete करना तो इसका पड़ेगा। पाइवट लेने के लिए तैयार बैठा है, हाँ। इसको डिलीट करेंगे तो इसका पाइवट लेने के लिए तैयार बैठा है। तो चाहे इनको लो, चाहे पहला और इसे लो, चाहे इन्हें और इसे लो, किसी को भी ले लो चलेगा। तो बेसिस में चाहे इन्हें लिखो चाहे वो, दोनों बोल दो। इस पे उधर नहीं दिख रहा है, इस पे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, छोड़ी पढ़ाना इसका। 12वां तुम लोग फटाफट लगाओ। बारहवें में है, पहला वेक्टर दिया गया है 1 -2 0, दूसरा वेक्टर दिया गया है -3 4 1, अगला वेक्टर दिया गया है -8 6 5 और लास्ट है -3 0 7। कैलकुलेट करो पड़ेगा। अच्छा वो सब बता देना, डायमेंशन भी बता देना ना, बेसिस भी बता देना। तुम लोगों को डस्ट नहीं आ रही इसकी? मेरे पास तक सीमित है, अभी तो उसको खूब धीरे डायमेंशन और बेसिस, और अगर मिले तो दो बेसिस बता देना। कितने स्टेप में गया? 3 पे, एक और चौथा चलो। डायमेंशन कितनी आ रही है? डायमेंशन 3 और बेसिस में 1 -2 0 और -3 4 1 ठीक और -3 0 7। ठीक, मतलब तुम तीसरा डिलीट मान लो। हाँ, तीसरा डिलीट माने। ये पहला दूसरा तीसरा डिलीट होगा, पहला ले सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं, तीसरा ले सकते हैं। कोई एक और बेसिस मिलेगा? जी बिल्कुल मिल कौन जाएगा। है? डिलीट कर दें। किसको डिलीट करें? सॉरी, दूसरे तीसरे में से कोई भी एक डिलीट कर इन दें। दोनों में से कोई चौथे को delete। मतलब प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट रखें, इसको प्रेजेंट रखें, इसको प्रेजेंट रखें पहले केस में, Nice। और ये एब्सेंट कर दें। हाँ, अच्छा अब की बात बोलना, दूसरे वाले को ऑप्शन कर दें। Absent कर दें। इसको एब्सेंट करें, इसको present करें। इसको प्रेजेंट, Present। और इसको प्रेजेंट। हाँ। ठीक चलेगा। इसका दोनों का पाइवट साइड बाय साइड रहा, Side by ये side। डिलीट होगा, ये शिफ्ट करेगा। ठीक है हाँ।
तो ये 3 ले लो एक बेसिस, ये 3 लेने पर दूसरा बेसिस, डायमेंशन 3 होगी। अच्छा तो एक बात बोल दो, कोई एक बात बोल दो जो हम सुनना चाहते हैं। आपने तो सुनी पढ़े, एक बार बोल दो। डायमेंशन 3 हो गई, हम ये कहते हैं बेसिस भी हो गया। हाँ अब क्या करें? हाँ बस यही सुनना था। H is equal to R3। ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बस ऐसे। हाँ अब इसलिए है ना, H is equal to R3। मतलब H वही है कि धोखेबाजी में रूप बदल करके बैठे हुए हैं। अच्छा ये R3 का नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है, ये 3 R3 के लिए नॉन स्टैंडर्ड बेसिस है। आगे बढ़ते हैं फिर। किस वो डस्टलेस है? डस्टलेस नहीं है, डस्टलेस ही मेरे पास है। कौन सा? ये कोरस है, डस्टलेस लिखिए। हाँ ये कोरस है, डस्टलेस से साफ नहीं आएगा। लिखिए एक बार। Determine चलता बहुत इसमें। the dimension of ये नहीं आएगा ठीक है, आ रहा है इसमें आ रहा है, अपने को वहीं सामने खड़े होने से नहीं दिख रहा है, अपनी आंखों में दिक्कत आ रही है ना। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए। Determine the dimension of null space of A and column space of A for the matrices shown in exercise exercises 13 to 18. Determine the dimension of null space of A and column space of A for the matrices shown in the exercises 13 to 18. 13 से लेके 18 तक के सवाल में जितनी मैट्रिक्स दी गई है, हर उस मैट्रिक्स के लिए दोनों चीजें निकालिए, नल स्पेस ऑफ ए और कॉलम स्पेस ऑफ ए की डायमेंशन। 13वां हम लिख रहे हैं 30। कैपिटल ए दिया गया है 1 0 0 0 -6 1 0 0। अगला दिया गया है 9 2 0 0। इसके बाद है 0 -4 0 -4 5 0 5 0। अगला है -2 5 1 0 1 0 ये। अच्छा कुछ और निकालने से पहले ना आलतू फालतू चर्चा मार देते हैं इस पर। इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 5। अगर हम इसको मेन मैट्रिक्स मान लें, वो ठीक है कि ये मैट्रिक्स ऑलरेडी कोई मैट्रिक्स रही होगी, उसको इक्लान में रिड्यूस करके ला दी, ठीक है। हम लोग इसी को मेन मैट्रिक्स मान ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो कहा नहीं गया कि किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करके यहाँ तक पहुँचा गया है। तो अगर ये मेन मैट्रिक्स है तो पाइवॉट की संख्या अगर देखी जाए तो पहला कॉलम पाइवॉट, दूसरा कॉलम पाइवॉट, ये चौथा कॉलम पाइवॉट, बाकी छूटा कौन सा? एक ये और ये, मतलब तीसरा और पांचवा ये नॉन पाइवॉट छूटा। डोमेन को डोमेन बताना हो, ये गया ये गया। इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स किसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रही होगी, ट्रांसफॉर्मेशन टी के लिए, डोमेन कौन रहा होगा? R5। कोडोमेन कौन रहा होगा? R4। इतना तो क्लियर हुआ। अच्छा क्या क्या बात और लिख सकते हैं? क्या ये लिख सकते हैं
range subset or equal subset of the R4। और क्या ज्यादा सही ये लिखना होगा, रेंज कन्फर्मली बी द सबसेट ऑफ R4। बेहतर कौन होगा, ऊपर वाली बात या नीचे वाली बात? सेकंड रेंज सबसेट टू आर। फिर एक और बात लिखना चाहते हैं, सॉल्व करने के बाद इस जनरल हाँ सॉल्व करने के बाद इस जनरल ऐसे नॉर्मली पूछ रहे हैं, नॉर्मली ऐसे इसको देख करके क्या क्या सोच सकते हो। मेरे दिमाग में दो बात आई, पहली वाली बात सोचें या दूसरी वाली ज्यादा बेहतर है? दूसरी ज्यादा बेस्ट। दूसरी बेहतर है। अच्छा अब की सुनना, अभी दूसरी वाली चलो इसको रख दे रहे हैं डाउटफुल केस। अब ये डाउटफुल केस है। अगली बात सुनना, अगली बात में इसको हम लिख रहे हैं हाँ ax is equal to vector b must be inconsistent for some vector b belong to the R4। हम ऐसा कह रहे हैं कि ax is equal to b, ये कुछ भी R4 में ऐसे होंगे जिनके लिए इनकंसिस्टेंट होगा। सही बोले कमलेश? सर आप पर्टिकुलर मैट्रिक्स की लेके जाइए, इसी को लेके चल रहे हैं हम इनिशियल मैट्रिक्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इनिशियल की बात नहीं कर रहे हैं। और कौन सा? सम के लिए हो तो जाएगा। इसमें सेकंड केस होगा विदाउट डाले ये मतलब ये थोड़ा थोड़ा इस कैटेगरी में आ रहे हैं ना, तो ये आमतौर पर आ चुके हैं, आमतौर पर आ चुके हैं। अच्छा एक बात और कहो, अगर हम ये कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो ये अभी सामने लिखी है किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस करके आई होगी, जिसको रिड्यूस करके आई होगी हम उसको कह रहे हैं ए डैश। ए डैश पे इक्लान फॉर्म का ऑपरेशन लगाया गया होगा, रो ऑपरेशन लगाते 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 कैपिटल ए तक पहुंचे होंगे और हम कैपिटल ए डैश के लिए बोल रहे हैं ए डैश does not consist any entries as 0। कोई भी एंट्री 0 नहीं कंटेन कर रहा, मतलब जितनी एंट्री ए डैश में रही होगी वो सब की सब एंट्री नॉन जीरो रही होगी। ए डैश ये इनिशियल कोई मैट्रिक्स रही होगी, उस मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाते 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 हमको ये मैट्रिक्स मिली। ठीक, अब हम कह रहे हैं ए डैश जो भी रहा होगा, हम ये मान के चल रहे हैं एजम्पशंस में कि ए डैश में सिंगल एक भी एंट्री 0 नहीं रही होगी, मतलब जितनी भरी गई थी सब की सब नॉन जीरो भरी गई होगी। तो क्या ये बात सही है? ए डैश x is equal to null must have non-trivial solution। non-trivial solution ए डैश के लिए पूछ रहे हैं, ए डैश मस्ट है, वो नॉन ट्रिवियल रखेगा ही रखेगा। ठीक है चलो पिछला याद, तब पिछला थोड़ा थोड़ा याद है सही सलाम। अच्छा अब की बात जो बात बोल रहे हैं इसको सुनो, ए डैश इज रो इक्विवेलेंट, ए डैश इज रो इक्विवेलेंट टू कैपिटल ए। हम लोग पहला चैप्टर उठा रहे हैं, ए डैश इज रो इक्विवेलेंट टू कैपिटल ए, हाँ या ना, सिर्फ इतना। ए डैश इज रो इक्विवेलेंट ए डैश। कमलेश रो इक्विवेलेंट याद करो क्या होता था, दो मैट्रिक्स एक दूसरे के रो इक्विवेलेंट हैं, कैसे कहते थे? जब उनके फॉर्म रिड्यूस करेंगे। अच्छा हम कह रहे हैं दो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है और दो मैट्रिक्स रो रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट है, दोनों में अंतर बताओ, क्या अंतर है या नहीं है? रो रिड्यूस्ड है और दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ये बात हम एक कह रहे हैं। दूसरी बात हम कह रहे हैं दो मैट्रिसेस एक दूसरे की रो इक्विवेलेंट हैं, क्या ये दोनों बातें सेम है या दोनों बातें अलग अलग हैं?
सर इक्विवेलेंट देखने का मतलब है आर्डर देख के बता देंगे कि जैसे सर, अगर- ट्रांसपोर्ट का OBG दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। पहली मैट्रिक्स को हम कह रहे हैं पहली मैट्रिक्स है 3 गुणे 4 की, दूसरी को भी कह रहे हैं 3 गुणे 4। सवाल ये उठता है क्या ये दोनों मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर बराबर है आपस में इक्विवेलेंट होंगी? नहीं सर, मे बी, हाँ? मे मे बी। बी। क्या ये दोनों मैट्रिसेस रो इक्विवेलेंट होंगी? पहले तो ये जवाब दो, इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट सेम या डिफरेंट चीज है? डिफरेंट। डिफरेंट। इक्विवेलेंट में क्या होता है? इक्विवेलेंट में सर मतलब कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, हाँ करस्पॉन्डिंग जो रिड्यूस कर उसको हाँ पाइवट जो पोजीशन आनी चाहिए हाँ, वो सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों का इक्लान फॉर्म सेम होना चाहिए। एंट्रीज डिफरेंट हो चलेगा, हाँ। इक्लान फॉर्म सेम होना चाहिए। और रो इक्विवेलेंट में दो मैट्रिसेस कब एक दूसरे की रो इक्विवेलेंट होती हैं? करस्पॉन्डिंग रूल्स रो इक्विवेलेंट कब होती हैं? सोच से बात करो। दो मैट्रिसेस एक दूसरे के रो इक्विवेलेंट कब होती हैं? सबसे पहला चैप्टर पूछ रहे हैं, सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग, मेरे ख्याल से 4.1 भी नहीं रहा होगा। जब उनका सॉल्यूशन से जो होगा उनका हम एक्सरसाइज बता दे रहे हैं तुमको। स्टार्टिंग में सेकंड थर्ड पेज पहले चैप्टर में हम इसको करेंगे। सिस्टम ऑफ इंप्लीमेंटेशन की थर्ड लास्ट में कहते हैं जब हम मिडिल मैट्रिक्स 1.2 में, हाँ, जिसमें टोटल 5 पॉइंट एक के बाद एक के बाद लिखा होते हैं ना। अच्छा, मैट्रिक्स एक और सवाल है सही मायने में, मैट्रिक्स के इक्लान फॉर्म सेम होते हैं? किसी मैट्रिक्स के इक्लान फॉर्म सेम होते हैं? रिकॉल कर रहे हैं पुरानी बातें डिपेंड recall। करता है ऑपरेशन के ऊपर। नहीं हम, अच्छा रुको, वर्डिंग सुनना, चलो दोनों बातें इकट्ठे पूछते हैं। मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म सेम होती है। कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स दी गई है, इसी को मान लो ए डैश, कोई मैट्रिक्स दी गई है, इसको तुमने इक्लान फॉर्म में चेंज किया, ठीक, हमने रो ऑपरेशन कुछ लगाया, तुमने रो ऑपरेशन कुछ और लगाया, दोनों लोगों ने अलग अलग लगाया, लेकिन सेम ही मैट्रिक्स को दोनों लोग इक्लान फॉर्म में बदल रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म मेरी तुम्हारी सेम आएगी, नहीं, गलत है। पोजीशन सेम है। अलग अलग आएगी। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि इक्लान फॉर्म मेरा तुम्हारा सेम आएगा। एक ही मैट्रिक्स हम भी लेके चले, एक ही मैट्रिक्स तुम भी लेके चल रहे हो, दोनों लोग सेम सेम मैट्रिक्स लिए हैं, दोनों लोग रो ऑपरेशन लगाना शुरू किए, मेरी मर्जी हम चाहे जो लगवाएं, तुम्हारी मर्जी तुम चाहे जो रो ऑपरेशन लगवाओ, ठीक है। मैट्रिक्स को इक्लान फॉर्म तक पहुंचाया गया। दो बातें, मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म आर सेम या डज नॉट इक्वल, मतलब बोथ मैट्रिसेस मे बी डिफरेंट। सर डिफरेंट होगी ओनली पाइवट पोजीशन से। इक्लान फॉर्म, क्या दोनों ही मैट्रिसेस के, मेरी और तुम्हारी, दोनों लोगों ने सही सॉल्व किया, ऑपरेशन डिफरेंट लगाए, मेरा आया हुआ इक्लान फॉर्म और तुम्हारा आया हुआ इक्लान फॉर्म डिफरेंट होगा? जी सर, डिफरेंट होगा, हो सकता है। सोच लो। मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म सर वो मैट्रिक्स इन इक्लान वो फॉर्म डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट होगा, और और इक्लान फॉर्म सेम होगा। हाँ, ये ध्यान देने की बात है। किसी इक्लान फॉर्म की बात करोगे, अगर मेरा पाइवट पहले कॉलम पर आया है, मेरा पहला दूसरा तीसरा कॉलम पाइवट आया है, ठीक, 4 कॉलम थे, पहला दूसरा तीसरा पाइवट है, तो तुम लोग चाहे जो रो ऑपरेशन लगा लो, अगर गलती नहीं हो रही है तो पहला दूसरा तीसरा कॉलम तुम्हारा भी पाइवट आएगा। कोई पाइवट पोजीशन पाइवट पोजीशन चेंज नहीं हाँ। होगी, एंट्रीज बदल जाए भाड़ में एंट्री, अपने से मतलब नहीं है, तो एंट्री बदल जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म आर नॉट यूनिक, वो यूनिक नहीं है, बट इक्लान फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स वो यूनिक है। तो इक्लान फॉर्म हमेशा यूनिक रहता है, लेकिन मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म आगे जोड़ दोगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। एक बात, दूसरी बात, मेरा और तुम्हारा रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म अलग अलग या सेम? सेम है। सेम है। रो रिड्यूस सेम आएगा। रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म वो same वो सबका सेम आएगा, same वो आएगा। ऑपरेशन पर डिपेंड नहीं करता। इक्लान रो रिड्यूस्ड इक्लान का अंतर बता दो, अब सब रिकॉल कर दे रहे हैं पुराना वाला। जो रो रिड्यूस होता है, हाँ। उसमें आइडेंटिटी के सिंबल दिखा देते हैं हम लोग, क्या 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 आइडेंटिटी के symbol। आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट दिखा देते हैं। हाँ। सोच लो, तुम जो बात कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि अगर किसी मैट्रिक्स को रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है तो हम उस मैट्रिक्स को RRE रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, तो उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट दिखा देते हैं। ठीक, दुनिया में तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से दुनिया में हर मैट्रिक्स का रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म नहीं हो सकता है, तुम्हारी थ्योरी के हिसाब से। मेरी थ्योरी के हिसाब से दुनिया की हर मैट्रिक्स का इक्लान फॉर्म होता ही होता है। मेरे हिसाब से दुनिया में हर मैट्रिक्स का इक्लान, रो रिड्यूस्ड इक्लान दोनों होता है।
हाँ पाइवट पोजीशन हाँ, अब सुधारो रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सुधारो, पाइवट वो रिकॉल करना पड़ेगा उसके इक्लान बारे फॉर्म में। में पाइवट की पोजीशन जो रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म होता है हाँ। उसमें जो पाइवट होते हैं हाँ। उनके ऊपर और नीचे की सारी एंट्री जीरो होती है। हाँ सही, अब आए सही सलाम। तो लेफ्ट ठीक, मोस्ट टू राइट कॉर्नर से समथिंग की बॉडी हाँ जिसमें इक्लान फॉर्म याद करो, इक्लान फॉर्म क्या That's- होता that's है? like a- इक्लान फॉर्म हाँ। में जितनी भी आपके पाइवॉट कॉलम आते थे, हाँ। हर अगला मिलने वाला पाइवॉट पहले वाले पाइवॉट के राइट साइड में जाता था। राइट साइड में जाता था। इधर पहला पाइवॉट मिला, हाँ। अब जो अगला पाइवॉट मिलेगा वो इसके राइट साइड में Right में मिलेगा। मिलेगा। यानी एक स्टेप स्टेप में बन जाएंगे, जितने पाइवॉट होंगे वो एक स्टेप में सजे रहेंगे। अगर स्टेप में पूरे नहीं सज रहे हैं तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ठीक, तीसरा स्टेप जो मिलेगा ना वो थोड़ा आगे बढ़ करके मिल सकता है, वो थोड़ा आगे बढ़ के, लेकिन इस पाइवॉट के पहले कोई भी नॉन जीरो एंट्री नहीं हो सकती, वो भरा जाएगा तो केवल जीरो भरा जाएगा। ये इक्लान फॉर्म का किस्सा था। रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म में हमने कहा जो आपका पाइवॉट आया है अब तक उस पर कोई शर्त नहीं थी, अब शर्त थोपेंगे। शर्त ये थोपेंगे, वहां शर्त ये थी इक्लान फॉर्म में पाइवॉट के नीचे जीरो होने चाहिए। एक राजा, राजा वर्डिंग एक ही राजा होगा, उसको मुकुट पहना, वो पाइवॉट बैठा, उसके नीचे सारे लोग जीरो होंगे। लेकिन जिस दिन रिड्यूस्ड इक्लान आएंगे वो माई बाप है, माई बाप के ना ऊपर कोई खोपड़ी पे ना कोई नीचे, यानी अब की पाइवॉट के ऊपर नीचे सब जीरो और कोई नहीं, बाकी एंट्री जाए और चाहे ना जाए उससे कोई मतलब नहीं। ये अंतर है रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म का और इक्लान फॉर्म। तो अब इक्लान रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म दुनिया की किसी भी मैट्रिक्स के लिए डिफरेंट नहीं हो सकते। आपने डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स ली, मैंने 4 गुणे 5 का लिया, तो मेरी 4 गुणे 5 की मैट्रिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, जो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म मिलेगा वही उस मैट्रिक्स को कोई भी सॉल्व करे सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, डिफरेंट नहीं मिलने वाले। मैट्रिक्स बदल दोगे तो हो सकता है वो बदल जाए, लेकिन अगर सेम मैट्रिक्स 4 लोग 5 लोग 6 लोग लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तो सबके रो रिड्यूस्ड इक्लान फॉर्म सेम बैठेंगे। लेकिन इक्लान फॉर्म सेम बैठेगा बट मैट्रिक्स इन इक्लान फॉर्म वो डिफरेंट बैठेगा, ये याद रखना। अभी याद आया धुंधला धुंधला? अच्छा हाँ, अब बताओ, अब इक्विवेलेंट वाले पे आओ। अब तो इक्विवेलेंट की थ्योरी रिपीट हुई है। हम कह रहे हैं ए डैश और ए ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, सोचते रहो तब तक। अब आगे बढ़ सकते हैं, सोचना तो नहीं तो पड़ेगा। सबसे पहला चैप्टर पूछ रहे हैं, सबसे पहला चैप्टर कुछ याद दिलाएं, थोड़ा बहुत याद दिलाएं। कैपिटल ए और कैपिटल बी दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ठीक है। इनको कुछ इक्विवेलेंट या कहीं रो इक्विवेलेंट कहने के वक्त हम लोग एक बात कहते थे कि ax इज इक्वल टू b, bx इज इक्वल टू b, या शायद ऐसा कुछ कहते थे ax इज इक्वल टू नल, bx इज इक्वल टू नल। इनके कुछ सॉल्यूशन सेट का मामला था, सेम आए या डिफरेंट आए? सेम सॉल्यूशन सेट आए। किसके लिए? ax बराबर b के लिए या नल वाले के लिए? b के लिए। इनके सॉल्यूशन सेट दोनों के सेम आने चाहिए, हाँ, तब जाके यानी हम ये कहें, अच्छा और सुधार करके कहें, और सुधार के कहें तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ इक्विवेलेंट टू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ, अगर ये है तो ये आपस में रो इक्विवेलेंट हैं, सॉल्यूशन होंगे, मतलब इनके सॉल्यूशन सेट सेम हो जाएं तो आप इनको रो इक्विवेलेंट बोल दोगे। इक्विवेलेंट फिर कैसे बोलोगे? हम हाँ ना नहीं कोई गारंटी नहीं दे रहे। उनका इक्लान फॉर्म वर्जन आ जाए, उनका इक्लान फॉर्म से मादर या कुछ ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल होती थी, हाँ जो तुम बोल रहे हो उसी हिसाब से वर्डिंग ऐसे इस्तेमाल होती थी कि अगर किसी मैट्रिक्स कैपिटल ए के ऊपर कुछ रो ऑपरेशन लगा करके दूसरी मैट्रिक्स बी को पा लिया जाता है तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ऐसा कुछ। चलो आज इतनी थ्योरी अभी रिकॉल की है, घर जाकर के चेक करना कि आज जितनी बातें तुम लोग बोले हो सब सही है या कुछ गलती हुई है, चेक करना एक बार। नहीं हम कंफ्यूजन में नहीं है, हम तुम लोगों के ऊपर काम छोड़ रहे हैं कि तुम लोग इसको चेक करना क्या जो तुम लोग याद आया थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला ये सही है या गलत है, ये याद करना। अब इसलिए नहीं बता रहे ना जिससे घर जा करके पहला वाला चैप्टर खोल, अभी बता देंगे तो जान जाओगे नहीं खोलेंगे। नहीं इतना ज्यादा अपडेटेड मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सेट से होगा तो a इक्वल टू 0 के लिए, हाँ तो मतलब मस्ट है। अगर a इक्वल टू 0 से लेके अपडेटेड हो जाएगी ये भी नहीं है, हाँ। जरूरी नहीं होता। हम हिंट इतना देते हैं कि यहाँ बातें कुछ सॉल्यूशन सेट की भी हुई थी। ये था 1 0 0 0 5 था, ये 0 0 ये। इसका हम लोग को करना क्या है?
डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस एंड द कॉलम स्पेस। विकलांग फॉर्म में बदला जाए या ऑलरेडी बना है? कुछ करना है नहीं। पाइवॉट 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 यहीं पर सीधे लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन में। गिवन मैट्रिक्स is already ऐसे डॉट करके लिख दिए हैं इन इक्लान फॉर्म। ठीक। सो इसलिए डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम is equal to number of pivot column and this is equal to 3। अगला dimension of null space of A is equal to number of non-pivot column। नंबर ऑफ नॉन पाइवट कॉलम एंड दिस इज इक्वल टू 2। मिल गई, दोनों डायमेंशन अपने पास आ गए। एक घंटे पार हो गए हैं ना, 1 घंटे 12 मिनट हो गया ना इस पे। हाँ, इसी पे इसको कट करके अगला वाला मर्ज कर देंगे। गिवन मैट्रिक्स इज ऑलरेडी इन द इक्लान फॉर्म। ये पहली वाली लाइन जो लोग वीडियो देख रहे होंगे घर पे, उनके लिए कि इतने हिस्से पर चमकाई हुई है, उस बात को अन्यथा ले लेंगे। गिवन मैट्रिक्स अच्छा सोचा पढ़ी क्या बोला, अन्यथा नहीं लेंगे, हम बोले अन्यथा ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। गिवन मैट्रिक्स इज ऑलरेडी इन इक्लान फॉर्म। ठीक। सो डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ नॉन पाइवॉट कॉलम। ये कौन सा था? 13वां की बात कर रहा हूँ। ABC लेकर पुराना पर याद रखो। हाँ, पुराना भूलोगे तो खतरा वहीं से है। आगे तो भी बंडल पड़ेंगे इसके, जितने बंडल उतने तैयार हैं। 14 में मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू, पहला कॉलम है 1 0 0 0, अगला कॉलम है 3 0 0 0, अगला कॉलम है -4 1 0 0, -4 1 0 0, अगला कॉलम है 2 -3 1 0, और लास्ट कॉलम है, नहीं अभी दो, -1 7 4 0, -1 7 4 0, इसके बाद 6 0 -3 0। देख कर कैसे बोल फटाफट, ऑलरेडी प्लान में दिया गया है, जो दिए हैं उनका बवाल नहीं है, वैसे लगभग सबके दिए हैं। ये हमारे पहला पाइवॉट, उसके बाद थर्ड कॉलम पाइवॉट, फोर्थ कॉलम पाइवॉट, बस और कोई नहीं। 3 पाइवॉट आए हैं और 3 नॉन पाइवॉट आए हैं। लिख दिया गया। डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू 3। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ A इज इक्वल टू 3। बराबर डायमेंशन बढ़ी। अब सुनो, ये कौन सा था? 14 15
16, 17, 18 किताब में देख लो हो जाएगा, ना, हो जाएगा। हो जाएगा। ये भारी भरकम वाले हम निपटा दिए, बाकी 2 गुणे 2 3 गुणे 3 वाले ठीक, उसको तुम लोग निपटा लेना। ट्रू फॉल्स में आ रहे हैं जहाँ खोपड़ी अब चलनी शुरू होगी थोड़ी देर। ट्रू फॉल्स का लिखते हैं। अच्छा जब इसको लगवाए ना तो ईमानदारी बस बताएं अपने को, वो पहले वाला बोर्ड वाइट बोर्ड उसको हटाने थोड़ी सी तकलीफ हुई है, मेरी शुरुआत का साथी है। जब हम स्टार्ट किए थे तब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे, वो हटाते वक्त ऐसा फील हुआ ना जैसे मतलब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। हाँ बस वही मतलब बेवकूफ़ी वाली हरकत कह सकते हैं। लेकिन अब पुरानी चीज़ें आदमी अपना पहला मोबाइल ठीक, कुछ चीज़ें पहली वाली हमेशा संभाल करके रखता है, लगाव हो जाता है। हाँ वो पहले वाले का लगाव है। In exercises 19 and 20, in exercises in exercises 19 and 20, capital V is a vector space. Capital V is a vector space. Mark each statement true or false. Mark each statement true or false. Mark each statement true or false. Justify each answer. Justify each answer. शुरू हो गए ट्रू फॉल्स वाले हिस्से में। पहला लिखते हैं स्टेटमेंट 19वें में पहला ए, द नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम्स the number of pivot columns, the number of pivot columns of a matrix equals the dimension of its column space. Its column space. पहला स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ पाइवॉट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की जो पाइवॉट कॉलम की संख्या होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है द डायमेंशन ऑफ इट्स कॉलम स्पेस। 100% ट्रू, थ्योरम पढ़ी गई है ना, लिख लेना इसके जस्टिफिकेशन में। पहले तो स्टेटमेंट को ट्रू कर दो, बोले लिखना इन सेक्शन 4.3, इन सेक्शन 4.3 जस्टिफिकेशन की वजह से ये लिखना पड़ा है बस खाली। इन सेक्शन 4.3 थ्योरम 6 inform that the pivot columns of a matrix capital A in section 4.3 सेक्शन कौन सा बोले हुए थे, सेक्शन 4.3 था ना, हाँ। थ्योरम नंबर 6 inform that the pivot columns of a matrix capital A form a basis for column space of A,
एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, छूटा क्या, कहाँ तक पहुंचे हुए थे? The pivot columns. The pivot columns of a matrix capital A form a basis for column space of A. 4.3 में थ्योरम नंबर 6 कहती है कि जो आपके पाइवट कॉलम्स होते हैं, यही पाइवट कॉलम मेन मैट्रिक्स से चुन लीजिए, ये आपके कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस का काम करेंगे। ठीक, लाइन चेंज करके लिखना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस बिकम्स डायमेंशन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस बिकम्स डायमेंशन। ठीक, दोनों कनेक्ट हो गए। पहले में ये हुआ कि कॉलम स्पेस में जो जितने आपके पाइवट कॉलम हैं, पाइवट कॉलम बेसिस बना लेते हैं, और इधर इस सेक्शन में पढ़ा गया है कि जो बेसिस होती है, बेसिस में मौजूद एलिमेंट की संख्या डायमेंशन बताती है। ठीक, इसलिए नंबर ऑफ पाइवट कॉलम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस। So number of pivot column is equal to dimension of column space of A. B part, ये 19 का A था, 19 का B में लिखना। A plane in R3, a plane in R3 is a two-dimensional subspace. Is a two-dimensional subspace. Is a two-dimensional subspace of R3. R3 में अगर आप कोई प्लेन लेते हो तो प्लेन की डायमेंशन 2। R3 में अगर आप कोई प्लेन लेते हो तो प्लेन की डायमेंशन 2। तो इसका मतलब ये हुआ, मेरे भी स्टेटमेंट पर गौर करते रहना, हम जो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं R3 में हमने एक प्लेन लिया, ठीक, और प्लेन की हम डायमेंशन को बोलते हैं 2। तो इसका मतलब जो R3 में प्लेन होता है वो R3 का ही एक सब स्पेस होता है। ट्रू? कमलेश, मेरी वर्डिंग सुनना और बोलना। हम कह रहे हैं अगर हमने R3 में एक प्लेन लिया तो प्लेन की डायमेंशन 2 होती है। लिख दे रहे हैं जिससे ये ना कहो कि नहीं कुछ चीजें छिपा लेते हैं। अगर लेकिन, काम बिगाड़े 3 अगर लेकिन, हिंट दे रहे हैं और हम कह रहे हैं इसको गलत बोल दो, हम कह रहे हैं इसको गलत बोल दो। अगर R3 में कोई प्लेन लिया तो प्लेन की डायमेंशन 2, इसलिए ये R3 का सबस्पेस होगा। अब हिंदी मीडियम वाला कितनी अच्छी खासियत है ना, अंग्रेजी भी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश लिखते हैं। क्या कहा जाए इसको? ये मेरा स्टेटमेंट सही है गलत? हम करें यार, बोल दो गलत है। सही, सोच लो, मेरा भरोसा ना करना। गलत। पानी में खड़ी भैंस लाओ। हाँ, सुधारो। क्या कहे? प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये भी सीखना है। सब स्पेस की बात कर रहा हूँ ना, लास्ट में R3 का सब स्पेस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऊपर से ना ये इतनी बतिया जो हम यहाँ छाप दिए हुए मतलब का, तो प्लेन की डायमेंशन 2, ये खतरनाक है, ये हर दर्जा खतरनाक है। प्लेन की डायमेंशन 2 कहना गलत है, ये कहना होगा प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर। प्लेन इज अ टू डायमेंशनल फिगर, ना कि प्लेन की, क्योंकि डायमेंशन तो होती है वेक्टर स्पेस सब स्पेस की। और अगर आपने प्लेन R3 में ले लिया, ये R3 का, और प्लेन हम ये ले लिए, लो अब तो ये सब स्पेस ही नहीं है। अब वो ठीक है, ये सब स्पेस में फिगर है ये R3 में ही फिगर, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसकी डायमेंशन को 2 यूं नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं दिस इज अ टू डायमेंशनल फिगर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नहीं, इसके पास ओरिजिन कंटेन नहीं हो रहा है। एक तो अव्वल ओरिजिन नहीं कंटेन होगा, दूसरा मेरे ख्याल से क्लोजर प्रॉपर्टी। सोचो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी फेल करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी फेल करेगा। दूसरा चैप्टर जब करवा रहे थे तो दूसरे चैप्टर में कई फिगर बने थे जहां ज्योमेट्रिकली पहचानना था सब स्पेस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, याद आया?
फिगर याद है ना, फिगर प्लेन को थोड़ा छोटा करके x y y z x प्लेन हो सकता है। अभी फिगर याद दिलाते हैं। क्लोजर ये हो जाएगा। ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, पूछा गया था ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया क्या सब स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं? नहीं मैम, नहीं करेगा। रीजन क्या फेल हुआ था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। घर का पॉइंट ले लें, यहाँ का मान लो इस पॉइंट पर ले लिया 3 का 0, और बस इतनी बाउंड्री तक का ही तो अपना एरिया है। इतने तक चल सकते हैं, इतने तक चल सकते हैं, इतने पर चल सकते हैं। जिस दिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 6 3 18 बाल फेंका नहीं बनाएगा, ठीक। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स लिख देना, इसे फॉल्स लिख देना, फिर जस्टिफिकेशन बोल देना है। जस्टिफिकेशन में कुछ भी अपने हिसाब से लिख दो ना। इट्स ट्रू या स्टेटमेंट ट्रू ओनली व्हेन प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। स्टेटमेंट ट्रू ओनली व्हेन प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। स्टेटमेंट ट्रू ओनली व्हेन प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। उसके पहले सही होने के चांस नहीं बनते हैं। इसके बाद कितना हुआ? बी तक हुआ ना, सी पार्ट सी। द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस P4 is 4। गलत? कितनी दे डायमेंशन? 5। फॉल्स। फॉल्स। पता तो ये है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल एट मोस्ट डिग्री 4। यहीं पर लिख देना डायमेंशन ऑफ P4 इज इक्वल टू 5। इन जनरल लिखना चाहो डायमेंशन ऑफ Pn इज इक्वल टू n प्लस 1 ज़्यादा। हल्के इसके अब ट्रू फॉल्स हल्के हैं। डी पार्ट इसका, हाँ इसीलिए तो पास देते हैं। हाँ, पहले वाले में आसान आसान दिखाएंगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोरोना की पहली लहर, उसके बाद फिर दूसरी लहर आती है। कलर ना, पर्पल नहीं आ रहा जाने का है के लिए। पर्पल हाँ नहीं, मेरा नहीं फेवरेट है। मेरे ग्रुप में कई लोग थे ना, उनका फेवरेट था पर्पल वाला। पिंक कभी नहीं है। येलो आ गया, रेड आ गया, ब्लैक आ गया। डायमेंशन ऑफ कैपिटल B is equal to n। If dimension of capital B is equal to n and capital S is linearly independent set, सीधे LI लिखते हैं, linearly independent set in capital B, then capital S is a basis for कैपिटल B। अगर कैपिटल B की डायमेंशन S है और कैपिटल S कोई LI सेट है कैपिटल B में, LI दे रहा है, तो स्पैन चेक करने की जरूरत नहीं, आप सीधे बोल दो कैपिटल S B के लिए बेसिस होगा। S के अंदर लिमिट अगर n होगी, हाँ, n वेक्टर तब ये। अच्छा, ये मतलब ये स्टेटमेंट उस दिन सही है जिस दिन कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल S इज इक्वल टू n होगी। हाँ, क्योंकि अपनी तो ना मिनिमम रिक्वायरमेंट इतने की है,
अच्छा यही मिनिमा है, यही मैक्सिमा है। कैपिटल वी को सही सलामत एज अ बेसिस के तौर पर बनाने के लिए मिनिमा और मैक्सिमा दोनों एन है। लेकिन अच्छा ये बताओ, हम ये कह रहे हैं कैपिटल वी को स्पैन करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं नॉर्मली, टू स्पैन कैपिटल वी आवर maximum requirement, our maximum requirement of vectors is n। हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल V को स्पैन करने के लिए हमारी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो n वेक्टर की है। अच्छा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टू स्पैन कैपिटल V आवर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वेक्टर्स इज n एंड इट इज li मैक्सिमम मिनिमम होगा एंड इट इज li। मिनिमम कम से कम या चाहिए ना, हम वही तो पूछ रहे हैं, मैक्सिमम डाले मिनिमम। मैक्सिमम ना दोनों निगेटिव होगा। नहीं, एक अप्रोक्सीमेट की थ्योरी कह रहे हैं। मिनिमम हम ये कहते हैं मिनिमम कैपिटल V को स्पैन करने के लिए मेरी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है li वेक्टर की, मिनिमम रिक्वायरमेंट वो n है, मिनिमम। और अगर हम मिनिमा की जगह हम मैक्सिमा रखे रहे तब मैक्सिमम ज्यादा कम से कम ज्यादा से ज्यादा कम में भी हो सकता है, इसमें कंडीशन ये तो कम से होगा ही। पॉसिबिलिटी हर तरफ है ना, पॉसिबिलिटी। अरे आप कह रहे हो मैक्सिमम n चाहिए, मैक्सिमम n चाहिए, ठीक है। हम तो जान ही रहे लोग R3 को अगर बोल दें अपने को R3 को स्पैन करना है, ठीक है। हम एक कमलेश हमको कितने ज्यादा से ज्यादा मेंबर दे सकते हो कि हम R3 को स्पैन कर रहे हैं, कितने ज्यादा से ज्यादा दे सकते हो। जब तुम हमसे कहो सर जी हमको R3 को स्पैन करना है, आप हमको ज्यादा से ज्यादा कितने वेक्टर दे सकते हैं, तो बोलो हम कितने देंगे तुमको, बस 3 ही दे सकते हैं हम तुमको। देने को तो और देंगे, और देने के लिए तो हम तुमको 1000-1200 दे सकते हैं। बट ये लाई उसमें तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ठीक, अगर सही सलामत देखा जाए तो उसके लिए कोई अपर लिमिट है ही नहीं, आप चाहे जितना दे दो, बशर्ते उसमें 3 li बैठे हों, 3 li बैठे हों, मेरा स्पैन डिस्टर्ब नहीं होगा। तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 li वेक्टर की है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैक्सिमम के लिए कोई रोक टोक नहीं, आप चाहे जो दे दो, चाहे जो, हम अपने मतलब का 3 li उसमें खोज लेंगे, लेकिन एक शर्त के साथ अब हम मैक्सिमम मांगेंगे। कुछ छो दे दो लेकिन 3 li तो दोगे ही दोगे। अरे तुम पता चले तुम पूरा x एक्सिस उठा करके हमको थमा दिए हाथ में, जब तुम पूरा x एक्सिस थमा दिए, देने के लिए दुनिया की नजर में तुमने हमको सब उड़ेल दिया, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमको देवे नहीं दिया। किसी आदमी को कहो उसको प्यास लगी हुई है, भयंकर प्यास लगी हुई है, और तुम लिए बैठे हो, ले बेटा कोल्ड ड्रिंक पिला रहे तुमको ना, कोको कोला दे रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं, अरे जो कहो आम का जूस पिला दे, अरे मर जाएगा पानी के बगैर। तो उसकी कम से कम पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी करो, बाकी सब ठीक। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 li की है। तो जो भी आप हमको मैक्सिमा थमा रहे हो, ठीक, दिलदार आप बहुत हो, बहुत बड़ा दिल है, सब ठीक चलेगा, लेकिन पहला काम ये करो, इतना बड़ा दिल दिखाओ कि उसमें 3 li हमको दे दो। 3 li मिल गया, अब ठीक है। अब आप मैक्सिमम हमको n का n दे सकते हो, ठीक, आप हमको n+1 दे सकते हो, n+2 दे सकते हो, जैसी मर्जी वैसा दे सकते हो, लेकिन ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम पर हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसके लिए जस्टिफिकेशन लिख दी? नहीं, अभी नहीं लिखे, इसके लिए जस्टिफिकेशन दे दो। इसको हम ही को ध्यान रखना है, नहीं अंदर जाएगा तो वो दिक्कत दे देगा, इसीलिए उसको बाहर रखा गया है। थोड़ी देर पहले मुझसे बोले तो लग जाएगा, बुलेट तो नहीं है वो कौन, नहीं कल कुछ था, हाँ, तुम्हारी भी जुबान काली साबित हो गई, कमलेश की भी सब काली साबित हो गई। कल कमलेश कहते ना व्हाइट बोर्ड पे आज अपना आखिरी दिन है, बोले थे ना, और हम कहते नहीं मुन्ना मिले तब, हम ये बोले थे महाराज शनिवार आ गया, तुम कहे थे कल इनकार मत करना, इनकार मत करना। याद नहीं है इसको इस पे सर एक इसमें कपड़ा बांध दे, टेप मार देंगे उसको, हाँ, टेप मार हमारी बटन वाला क्योंकि 2 बार कपड़ा बंधा फास्ट भी लग गया। वो नहीं, ये एक्चुअली ना इशारा यूरोप की कह रहा है, रुको एक बार फिर से सोचो इस पूरे सेटअप पर, फिर से सोचो ना, हाँ ये बार बार ये हिंट
रुके रह गया, सोचिए इसको हटाइए, पुराने को लाइए। हाँ स्टॉप एट थिंग बट कौन सा है? डी है ना, डी वाले में जस्टिफिकेशन लिख देना। जी बोले कैपिटल एस विल बी अ बेसिस, कैपिटल एस विल बी अ बेसिस, कैपिटल एस विल बी अ बेसिस फॉर कैपिटल वी, फॉर कैपिटल वी if कार्डिनलिटी की फॉर्म में लिखते हैं, if कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू एन, या फर्स्ट करके लिख देना पहली बार। अरे ये क्या सही चला, बड़ा डार्क है। if कार्डिनलिटी ऑफ कैपिटल एस इज इक्वल टू एन पहली बार, एंड दूसरी बात इसके साथ में ही ले लेना कि कैपिटल एस मस्ट बी एलाइन, कैपिटल एस को हर हाल में एलाइन ही होना पड़ेगा। एग्जाम्पल देना चाहो, फॉर एग्जाम्पल लिख देना, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एस इज इक्वल टू, बस यही लेना केवल यक्स एक्सेस वाला, 1 0 0 इज एलाइन, ये एलाइन है बट, लेकिन एलाइन होने के बावजूद भी बट span of capital S does not equal to R3, ठीक, और R3 को चिपका दो V की जगह पर, अभी चलेगा। R3 को बैठा दिया V की जगह, तो V की डायमेंशन 3 है, हमने Li सेट तो ले लिया लेकिन बेचारा एक ही वेक्टर को कंटेन किया है, तो यक्स एक्सेस बना सकता है, उसके अलावा हम कुछ बना नहीं सकता। रोक लगी इस पर, कौन था ये, ई लास्ट होगा, हाँ ई आखिरी वाला निपटा दी इसका। 20वां वाला खुद से करके देखना घर पे, ट्रू फॉल्स, सही हुआ तो ठीक, नहीं होगा तो फिर चलेगा ही चलेगा। की पार्ट देखो, इफ अ सेट if a set v1 v2 चलते चलते vp span a finite dimensional span a finite dimensional vector space capital V वेक्टर स्पेस कैपिटल बी, कह रहे हैं एक सेट दिया गया है पी वेक्टर का, और वो पी वेक्टर का कलेक्शन किसी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैपिटल बी को स्पैन करता है, एंड इफ कैपिटल टी इज अ सेट, कैपिटल टी इज अ सेट ऑफ मोर देन p vectors in capital V, p vectors in capital V, then capital T is linearly dependent। कैपिटल V कोई वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस को p वेक्टर्स का एक कलेक्शन पूरी तरह से स्पैन कर देता है। v1 v2 vp ये p वेक्टर का एक पूरा सेट दिया गया है, ये पूरा का पूरा सेट जिस दिन स्पैन किया जाएगा उस दिन कैपिटल V तैयार हो जाएगा। अब एक अगला सेट कैपिटल T लिया गया और T में एलिमेंट की संख्या p से ज़्यादा कर दी गई, तो कह रहे हैं ये गारंटी है कि कैपिटल T आज की तारीख में लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा और कुछ नहीं होगा। सही क्या गलत? और एक बात हम जोड़ दे रहे हैं, डायमेंशन ऑफ कैपिटल V इज इक्वल टू P, मतलब एक तो अव्वल ये स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट हम ये कह रहे हैं कि हम पूरा का पूरा डिट्टो ये स्टेटमेंट चिपका देंगे पूरा, और उसी में जोड़ देंगे एंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल V इज इक्वल टू P। पहले इसका जब बाद में इसका जवाब देंगे।
कर दिए। डायमेंशन ये पूरी बात इतनी ठीक है, आगे और जोड़ दो, एंड डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p। मतलब अगर हम सिर्फ इतने पर सोचें, सिर्फ इतने हिस्से पर, तो इतने हिस्से पे तुम लोग कह रहे हो कि ये ट्रू है। और हम इसको आगे और जोड़ दिए। पहले वाले में डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p नहीं है, हाँ, ऊपर वाले में, हाँ नीचे वाले में है। हाँ, नहीं ऊपर वाले में बस जितना लिखा है डेविड सीले उतना ही है, जितना उन्होंने लिख दिया बस उतना ही हम मान रहे हैं। हम इसमें एक छोटी सी बात और बढ़ा दे रहे हैं कि इसका जवाब तो हो गया, चलो इसका जवाब तुमने दे दिया ट्रू। अब हम इन्हीं की बात में एक बात और बढ़ा दे रहे हैं, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p। वो नहीं, पहले ये वाला नीचे वाला ट्रू होगा। नीचे वाला हाँ, ये ट्रू, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p हो जाएगा। हाँ ये ट्रू। ट्रू हो जाएगा। कमलेश तुम सोचो। हम कह रहे हैं ऊपर का पूरा स्टेटमेंट अपने पास रख लो, पूरा अपने पास रख लो, और एक काम करो इसी में ये बात और बढ़ा करके सोचो। एंड अब स्टेटमेंट पढ़ो पूरा, एंड डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p। अब पूरा पढ़ो, ये अपना स्टेटमेंट है, मतलब अपने ये लगाते हैं ये। हाँ तो सर वैसे भी इसको डायमेंशन लगाने की नीड नहीं है सर, क्योंकि सर वहाँ पे स्पैनिंग ऑलरेडी हो गया, स्पैनिंग ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। हाँ स्पैन ऑलरेडी लग चुका है। हाँ। इट मींस वो पूरे स्पैन कर रहा है। हाँ तो इसके डायमेंशन लगाने के लिए डायमेंशन ऑफ v को लिखने की नीड नहीं है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हाँ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p पे रॉन्ग होगा, वैसे राइट है। वैसे सही है, p पे रॉन्ग होगा। हाँ। रीजन रीजन है कि जब हम डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p लेंगे हाँ। तो t मोर देन p वेक्टर है। हाँ। तो LD हो, अगर वो li होता है तो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p पॉसिबल है। कौन सा li होता है? t इज li होता है। t li होता है तो हाँ। अच्छा, अब तुम ये बात सोचो, थोड़ा टाइम ले रहे हैं तुम लोगों का ना। हम ये कह दे रहे हैं इसमें, तुम कह रहे हो कि मतलब अगर इतनी बातें देखी जाएं, इतनी बातें तो t अगर v की डायमेंशन p हो गई तो t li हो जाएगा, यही बोले? हाँ, li हो अगर सकता है। ऊपर वाला केस हुआ हाँ। ना, यानी तुम कह रहे हो इस स्टेटमेंट में अगर एक बात जोड़ दी जाए कि t li कार्डिनलिटी ऑफ t इज इक्वल टू p प्लस 1, ऐसा कि t को li जोड़ रहे लेकिन t मोर देन 1 है ना, सबसे बड़ी बात ये नहीं तो मोर देन t is li then dimension of capital V is equal to p, ऐसा। सर जैसे जो v1 v2 vp है कलेक्शन हाँ। मतलब कि li है कि ld स्पैन करते हैं ld भी आ जाता है। हाँ। तो इसमें मतलब कि अगर ये डायमेंशन आप इक्वल टू p लिख देंगे, हाँ। इट मींस इसको li होना पड़ेगा फिर किसको li होना पड़ेगा? v1 v2 v3 एंड हाँ, उसको li होना पड़ेगा। फिर अगर ये जनरली ऐसे लेंगे तो यहाँ पे li ld का श्योरिटी नहीं है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है, तो डायमेंशन की क्या श्योरिटी है? सर ये जो दिया अगर ये डायमेंशन दे देंगे आप, डायमेंशन आप पहले छोड़ के नहीं, हम डायमेंशन नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर ये इतनी बातें सही हैं तो इतनी बातें सही होने के आधार पर मैं एक बात और दाप सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p भी होगा। नहीं हम ये जोड़ रहे हैं, नहीं ये हम अपने आप से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p। हम कह रहे हैं आपने जो बातें कही, आपने ये कहा कि हम p वेक्टर का कलेक्शन लिए, ये p वेक्टर का कलेक्शन वेक्टर स्पेस कैपिटल V को पूरा स्पैन कर रहा है, और आपने एक बात और कही कि आपने एक सेट कैपिटल T लिया जिसमें मोर देन p वेक्टर है, मोर देन p वेक्टर है तो t आपका LD हो गया। हम आपकी इन्हीं बातों से एक और बात यहाँ पर कह दे रहे हैं कि अगर इतनी बातें सही हैं तो डायमेंशन ऑफ v बराबर p कहना भी सही है। ये मेरा स्टेटमेंट है, तो मेरा स्टेटमेंट गलत है या सही है? गलत है। सही स्टेटमेंट क्या होगा? सर वो जो स्पैन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल लिखा हुआ है, हाँ। वो जिसमें जो डायमेंशन हो सकती है हाँ। इस वेक्टर से कम भी हो सकती है। मतलब असलियत तो ये होगी कि डायमेंशन ऑफ v लेस देन और इक्वल टू p। हाँ, यही सुनना था, ये नहीं था, क्योंकि जब तक इनको कुछ नहीं कहा, अभी इसको li नहीं बोला, इसको ld नहीं बोला, अगर ये कहता है ये पूरा का पूरा सेट li है
पी वेक्टर का ये कलेक्शन एल आई है और वी को स्पैन कर रहा है, तो वी को स्पैन करने वाला आप केवल एल आई बोल दो ना, एल आई बोल दो और आप कह रहे हो वी को स्पैन कर रहा है, मतलब ये वी का बेसिस होगा। और अगर ये वी का बेसिस होगा तो वी से आप कोई भी सेट बनाओगे मोर देन पी वेक्टर का तो वो एलडी होगा। इसका मतलब कैपिटल टी एलडी होगा, कैपिटल टी एलडी होगा। अच्छा ऐसे देखो अपने यहाँ आप एल आई एल डी कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप ये कह रहे हो इतने लोग मिल करके वी को स्पैन कर रहे हैं, तो या तो वी की डायमेंशन पूरी पूरी पी होगी और या तो पी से कम होगी। अगर इसकी डायमेंशन पी से कम है तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा वेक्टर का कलेक्शन एलडी। अगर डायमेंशन पी है तो आप खुद ही करो टी में मोर देन पी वेक्टर है, तब पर भी टी तो एलडी बनेगा, उसका कोई बात नहीं है। आप सही हुआ? तो इसका मतलब मेरा कहा गया स्टेटमेंट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू p गलत होता है। सर हाँ, अगर ये जो मोर देन पी वेक्टर ले रहे हैं लेस देन पी वेक्टर ले रहे हैं तो लेस देन p वेक्टर क्या सीयूटी दे पाएंगे? बताइए। इस स्टेटमेंट में बदलाव किया जाए, कैपिटल T इज सेट ऑफ लेस देन p वेक्टर, ठीक? देन कैपिटल T इज LD, ऐसा दिया उन्होंने। अब ये गलत हो जाएगा। अब क्या पता बेचारा T ही कम वेक्टर को रख के V के लिए बेसिस बन गया ना, तो यानी अब आज की तारीख में इसका बेहतर स्टेटमेंट ये है, देन कैपिटल T may not be, चाहे LI लगाओ चाहे LD लगाओ, सब may और may not be, ठीक? क्योंकि अब तो सीधे सीधे बोलती है ना लेस वेक्टर, कम रख लिया तो हम हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो V को तुम ले लो R10 ले लो, R10 लिया और जो वेक्टर का कलेक्शन ले रहे हैं वो वेक्टर के कलेक्शन पे हम ले रहे हैं V1 से ले करके V25 तक, पता है? और हम ये भी करें इसके पास 10 LI वेक्टर हैं तो अपने अंदर में 10 LI वेक्टर को समेटने वाला सेट R10 को तो स्पैन कर देगा, स्पैन कर दिया तो ये स्पैनिंग सेट तो है लेकिन बेसिस नहीं है। अब एक काम करो, यही V25 डिलीट कर दो, इसको कर दो V24। अब सोचो V24 होते ही पहले वाले सेट से कम वेक्टर रखा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या रहा? LD रहा। उसके बावजूद अब एक काम करो, सब डिलीट मार दो और V1 V2 V3 बस 3 वेक्टर, और ये भी कहते हो तीनों में से कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं रखता है, LI सेट है, कह रहे LI है। अब तो LI भी हो सकता है, क्या पता V2 V1 का मल्टीपल रहा हो तो LD हो जाएगा, तो अब कुछ भी हो सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? तो स्टेटमेंट ट्रू करके आगे बढ़ जाना। जस्टिफिकेशन लिख लोगे? जस्टिफिकेशन उम्मीद कर रहे हैं लिख लोगे, नहीं आएगा तो फिर बताना, हम बताएंगे। इसको स्टॉप कर दिया जाए, पर मुझे कैसे मिलेगा?